तीन लड़कियां एक खतरनाक सर्वाइवल गेम में फंस जाती हैं। इस आदिम जंगल में एक जानलेवा विशाल घोड़ा मौजूद है। यहाँ कई ऐसे जाल बिछे हैं जो किसी की भी जान ले सकते हैं। एक ऐसी खाई भी है जहाँ कदम रखते ही हड्डियां टूट सकती हैं। लेकिन सबसे खौफनाक है एक दरिंदा शिकारी जिसके हाथ में बंदूक है और वह लोगों को मार देता है। क्या बिना किसी हथियार के ये लड़कियां इस मौत के जंगल से जिंदा बचकर निकल पाएंगी? आज हम आपको एक फिलिपिनो हॉरर फिल्म ट्रस्ट गेम के बारे में बताने वाले हैं। शायद बहुत से लोगों ने इस फिल्म का नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इसमें कई चौंकाने वाले मोड़ हैं। खासकर इसका ट्विस्ट काफी जबरदस्त है। कहानी की शुरुआत एक पागलपन भरी बैचलर पार्टी से होती है। बार के तेज म्यूजिक के बीच कुछ युवा लड़कियां नशे में धुत होकर मस्ती कर रही होती हैं। भीड़ के बीच में होने वाली दुल्हन नैन्सी थी, जिसकी शादी होने में सिर्फ 7 दिन बाकी थे। 7 दिनों बाद वह शादी का जोड़ा पहनकर हमेशा के लिए अपने कुंवारे जीवन को अलविदा कहने वाली थी। ये पार्टी उसकी सहेलियों ने उसके सिंगल लाइफ को फेयरवेल देने के लिए रखी थी। उसकी सहेलियों के मुताबिक शादी आजादी पर लगने वाली एक बेड़ी है। शादी के बाद नैन्सी पहले की तरह खुलकर जिंदगी नहीं जी पाएगी। इसी वजह से उसकी सहेलियां उसे एक बड़ा वाइल्ड चैलेंज देती हैं। वे चाहती थीं कि नैन्सी बार में मौजूद किसी अजनबी आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड करे। उनका कहना था कि अगर उसने अभी यह मौका छोड़ दिया तो शादी के बाद उसे फिर कभी ऐसी नई एक्साइटमेंट महसूस करने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन नैन्सी ने बिना सोचे तुरंत मना कर दिया। उसे अपने मंगेतर पर पूरा भरोसा था और वह कभी भी ऐसा धोखा नहीं देना चाहती थी। तभी एक हैंडसम लड़का भीड़ को चीरते हुए अंदर आता है। अंदर आते ही उसकी नजर नैन्सी पर टिक जाती है और वह एक पल के लिए भी उससे नजरें नहीं हटाता। सहेलियां फिर नैन्सी को घेर लेती हैं और कहती हैं कि यह उसे यादगार विदाई देने का शानदार मौका है। लेकिन नैन्सी फिर भी कुछ नहीं करती। वह अपनी सहेलियों की बात दोबारा ठुकरा देती है और अपना फोन निकालकर अपने मंगेतर को कॉल करती है ताकि वह आकर उसे घर ले जाए। लेकिन उसे नहीं पता था कि उसका भरोसा टूटने वाला है। फोन की दूसरी तरफ उसका मंगेतर नाइट क्लब में कुछ लड़कों के साथ जमकर पार्टी कर रहा था। वह वहां किसी और लड़की के साथ बेहद करीब था। जब नैन्सी ने उससे पूछा तो उसने झूठ बोल दिया कि वह काम में व्यस्त है और नहीं आ सकता। लेकिन फोन पर बज रहा तेज म्यूजिक और पीछे का शोर नैन्सी के मन में शक पैदा करने के लिए काफी था। उसने फोन काट दिया और तुरंत वीडियो कॉल कर दी। स्क्रीन पर उसका मंगेतर अपने हाथों से सब कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन नाइट क्लब का माहौल और उसकी नशे में हालत पहले ही सच्चाई बयां कर चुके थे। सबसे दुख की बात यह थी कि पकड़े जाने के बाद भी उसके मंगेतर को जरा सा भी पछतावा नहीं था। उल्टा उसने बेपरवाही से कहा कि शादी के बाद उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। ये बात नैन्सी के दिल में बचा हुआ आखिरी भरोसा भी पूरी तरह तोड़ देती है। गुस्से में आकर उसने फोन काट दिया। जब उसका मंगेतर बिना किसी डर के उसे धोखा दे सकता है तो फिर वह उससे बदला क्यों नहीं ले सकती? असल में कई बार रिश्तों को खत्म करने वाली बड़ी गलतियां नहीं होती, बल्कि ऐसी छोटी दिखने वाली बेवफाई और सामने वाले की बेपरवाही होती है। नैन्सी का यही इम्पल्सिव फैसला उसके पीछे छिपी बड़ी त्रासदी की वजह बनने वाला था। कभी भी किसी और की गलती की सजा खुद को नहीं देनी चाहिए। इसी बीच वह हैंडसम लड़का जो काफी देर से उसे देख रहा था उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। नैन्सी गहरी सांस लेती है, अपने दिल का दुख और गुस्सा पाती है और खुद उससे बात करना शुरू कर देती है। बातचीत के दौरान नैन्सी को पता चला कि उस आदमी का नाम दाजुआंग था। वह एक सिंगल फ्रीलांसर था। नैन्सी ने उसी के सामने अपने मंगेतर के लिए दिल में भरा गुस्सा और शिकायतें निकाल दी। गुस्से और दुख में उसने खुद ही उसकी कार में बैठने का फैसला कर लिया और अपनी सारी सीमाएं तोड़ दी। इसके बाद उसने उस अजनबी के साथ वही किया जिसे उसकी सहेलियां मजाक में एक्साइटिंग चैलेंज कह रही थी। बाद में दाजुआंग ने उसे एक कटोरा तेज शराब दी और बड़े प्यार से कहा कि इसे पीने के बाद वह उसे सुरक्षित घर छोड़ देगा। नैन्सी को उस पर बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। उसने पूरी शराब पी ली, लेकिन कुछ ही देर में उसकी आंखों के सामने सब धुंधला होने लगा और उसका सिर तेजी से चकराने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह पूरी तरह बेहोश होकर गिर पड़ी। जब नैन्सी ने दोबारा आंखें खोली तो तेज धूप एक अजनबी कमरे में फैल चुकी थी। ये दाजुआंग का जंगल के बीच बना छोटा सा घर था। ये देखते ही नैन्सी की धड़कन तेज हो गई। पिछली रात उसके मंगेतर और सहेलियों ने उसे शायद कई बार कॉल किया होगा, लेकिन जब उसने अपना फोन उठाकर देखा तो उसमें बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। वैसे अगर आपने हॉरर फिल्में देखी हों तो आपने भी नोटिस किया होगा कि ऐसी फिल्मों में नेटवर्क लगभग हमेशा गायब ही रहता है। ये सुनने में भले ही आम लगे, लेकिन हर बार ऐसे सीन देखकर दिल में एक अजीब सी घुटन महसूस होती है। वह बेबसी जहां हर रास्ता बंद नजर आता है सच में बहुत डरावनी होती है। अगर नैन्सी खुद ही घर चली जाती और किसी अजनबी पर भरोसा नहीं करती तो शायद यह सब कभी नहीं होता। अभी तक शांत और सीधा दिखने वाला दाजुआंग अचानक अपना असली खौफनाक चेहरा दिखाता है।
वह ठंडी हंसी के साथ नैन्सी का मजाक उड़ाता है। वह कहता है कि एक लड़की जिसकी शादी होने वाली है, उसने अपने मंगेतर से बदला लेने के लिए एक अजनबी के साथ कार में रात बिताई और उसे सिर्फ एक बदले के हथियार की तरह इस्तेमाल किया। अब उसे अपनी इस गलती की कीमत चुकानी होगी। दाजुआंग उसे यहाँ एक खतरनाक खेल खिलाने के लिए लाया था। ये बिल्ली और चूहे जैसा मौत का खेल था जो उसे असली डर और असली बेबसी का एहसास कराने वाला था। अब नैन्सी को समझ आ चुका था कि उसकी जल्दबाजी और गलत फैसले ने उसे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है। डर और पछतावे में उसने पास रखा तकिया उठाकर दाजुआंग पर जोर से हमला किया, लेकिन उसका वार बेअसर साबित हुआ। वह तुरंत दरवाजे की तरफ भागी और जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी, लेकिन दाजुआंग अपनी जगह से हिला तक नहीं, क्योंकि वह जगह घने जंगलों के बीच थी जहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। ऊपर से पूरे घर को पहले ही बंद कर दिया गया था। बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था और उसकी चाबी दाजुआंग के हाथ में थी। नैन्सी के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। दाजुआंग उसके पीछे दौड़ा, उसका गला पकड़ लिया और उसे वापस कमरे में घसीटने लगा। तभी किस्मत ने उसका साथ दिया। नैन्सी ने पहले कभी कुछ सेल्फ डिफेंस के तरीके सीखे थे और घबराहट में उसने वही सारे दांव एक साथ इस्तेमाल कर दिए। हैरानी की बात यह थी कि उसने ताकतवर दाजुआंग को सच में जमीन पर गिरा दिया। मौका मिलते ही उसने उसकी जेब से चाबी निकाली और पागलों की तरह बाहर की ओर भागी, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि दरवाजे के बाहर एक हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक गेट लगा हुआ है। जैसे ही नैन्सी ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, तेज करंट उसके पूरे शरीर में दौड़ गया। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी और उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया। वह अपनी उंगली तक नहीं हिला पा रही थी। जब उसे दोबारा होश आया तो उसने खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। उसके सामने दाजुआंग बैठा था और आराम से इस खतरनाक खेल के नियम बता रहा था। उसने नैन्सी को भागने और छिपने के लिए सिर्फ 10 मिनट दिए। अगर शाम होने से पहले वह नैन्सी को नहीं पकड़ पाया तो वह उसे सुरक्षित घर जाने देगा, लेकिन अगर वह पकड़ी गई तो उसे पूरी जिंदगी उसकी गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। नैन्सी के पास हाँ कहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जैसे ही उसकी रस्सियां खोली गईं, वह तुरंत पागलों की तरह घर के बाहर मौजूद आदिम जंगल की ओर भागी। लेकिन वह कोई साधारण जंगल नहीं था। वह चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ सुनसान इलाका था, जहां घने पेड़, खतरनाक चट्टानें और गहरी खाइयां थीं। वहां कोई सही रास्ता भी नहीं था और बाहर निकलने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। दाजुआंग के कदमों की आवाज लगातार उसके करीब आती जा रही थी। डर के मारे नैन्सी अपनी सांस रोककर चट्टानों की दरार में छिप गई, लेकिन तभी एक विशाल अजगर चट्टान पर रेंगता हुआ उसकी तरफ आने लगा। उसके ठंडे शरीर की छुअन नैन्सी की गर्दन से गुजरी और उसकी दो मुंही जीभ लगभग उसके चेहरे को छूने ही वाली थी। नैन्सी का पूरा शरीर डर से कांप रहा था, लेकिन वह आवाज निकालने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। वह गहरी सांस लेने से भी डर रही थी। उसके पीछे मौजूद वह दरिंदा हर पल उसके करीब आ रहा था। उसे पता था कि अगर उससे जरा सी भी आवाज हुई तो वह सीधे मौत के मुंह में चली जाएगी। किसी तरह वह उस खतरनाक पल से बच निकली। जैसे ही दाजुआंग वहां से आगे बढ़ा, नैन्सी तुरंत उठी और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। वह जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना चाहती थी, लेकिन एक मोड़ पर पहुंचते ही वह दिशा को लेकर उलझ गई। उसी पल दाजुआंग बिना कोई आवाज किए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। नैन्सी की दूसरी बार भागने की कोशिश भी नाकाम हो गई। अब वह पूरी तरह दाजुआंग के कब्जे में थी, लेकिन दाजुआंग की दरिंदगी यहीं खत्म नहीं हुई। वह और लोगों को इस खौफनाक ट्रस्ट गेम में फंसाना चाहता था। नए शिकार की तलाश में उसी रात वह फिर शहर पहुंच गया। शहर की पार्किंग में उसकी नजर एक लड़के और लड़की पर पड़ी जो आपस में झगड़ रहे थे। उस लड़की का नाम श्याओ मई था और वह अपने पीछे पड़े लड़के से छुटकारा पाना चाहती थी। वह लड़का उसका दीवाना आशिक था जो लगातार उसे परेशान कर रहा था। उस दिन तो उसने सारी हदें पार कर दी और जबरदस्ती श्याओ मई को अपनी कार में बैठाने लगा। ठीक उसी वक्त जब श्याओ मई पूरी तरह बेबस हो चुकी थी, दाजुआंग बिना देर किए वहां पहुंच गया और हीरो बनकर उसे बचा लिया। दाजुआंग ने उस आदमी की पूरी तरह पिटाई कर दी, जिसके बाद वह डर कर वहां से भाग गया। सदमे में खड़ी श्याओ मई सामने मौजूद इस बहादुर और हैंडसम आदमी से तुरंत प्रभावित हो गई। उसे दाजुआंग पर जरा भी शक नहीं हुआ। वो खुद ही उसकी कार में बैठ गई और उसे धन्यवाद कहना चाहती थी। यहाँ एक जरूरी बात समझने वाली है। असल जिंदगी में अगर कोई अचानक हीरो बनकर आपकी मदद करे तब भी सावधान रहना चाहिए। सच में अच्छा इंसान आपको खुश करने की कोशिश नहीं करता और ना ही इतनी आसानी से
अपनी कार में बैठा लेता है। लेकिन शियाओ में बहुत भोली थी और धीरे धीरे दाजुआंग के जाल में फंसती चली गई। दाजुआंग ने बिना किसी मेहनत के अपना दूसरा शिकार भी फंसा लिया। उसने नैन्सी की तरह ही वही पुराना तरीका अपनाया। उसने शराब में कुछ मिलाकर शियाओ मेई को बेहोश कर दिया और उसे जंगल के बीच बने अपने छोटे से घर में ले आया। जब शियाओ मेई की आंख खुली तब अगली सुबह हो चुकी थी। उसके पास मौजूद नैन्सी ने तुरंत उसे पूरी सच्चाई बता दी। शियाओ मेई को समझाया कि दाजुआंग के दिखावे में बिल्कुल मत फंसना। अब यहाँ से बच निकलने का सिर्फ एक ही तरीका था, दोनों को मिलकर भागना होगा। जाकर शियाओ मेई को पूरी तरह सच का एहसास हुआ। जिस आदमी को वह अपना हीरो समझ रही थी वही नैन्सी की तरह उसे भी इस नरक में फंसा चुका था। उसी रात दाजुआंग फिर एक नए शिकार की तलाश में शहर चला गया। नैन्सी और शियाओ मेई ने इसे सही मौका समझा। उन्होंने तय किया कि उसके लौटने से पहले इस जंगल से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन यह घने पहाड़ों के बीच बना डरावना जंगल था। रात के अंधेरे में उन्हें कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। ऊपर से उनके फोन में भी कोई नेटवर्क नहीं था, जिससे मदद मांगना लगभग नामुमकिन था। शियाओ मेई अपने फोन को लेकर इधर उधर भागती रही। वह सिग्नल ढूंढ रही थी ताकि किसी तरह मदद मांग सके। लेकिन चलते चलते वह अनजाने में एक खतरनाक खाई के किनारे पहुंच गई। अचानक उसका पैर फिसल गया और वह गहरी खाई में गिरने लगी। किस्मत से उसने समय रहते चट्टान को पकड़ लिया और हवा में लटक गई। उसके पैरों के नीचे सिर्फ गहरी मौत थी। वह पूरी ताकत से मदद के लिए चिल्लाने लगी। उसकी आवाज सुनते ही नैन्सी तुरंत वहां पहुंची। वह खाई के किनारे झुकी और शियाओ मेई का हाथ पकड़ लिया। नैन्सी ने पूरी ताकत लगाकर उसे ऊपर खींचा और आखिरकार उसकी जान बचा ली। इस घटना के बाद दोनों को समझ आ गया कि इस अजनबी जंगल में रात के समय भागना खुद मौत को बुलाने जैसा है। उन्हें जल्दी ही समझ आ गया कि रात के अंधेरे में भागना एक बंद रास्ता था। मजबूर होकर दोनों वापस घर की तरफ लौट आए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला उनके होश उड़ गए, क्योंकि दाजुआंग वापस लौट चुका था। अभी अभी मौत के मुंह से बची शियाओ मेई पूरी तरह घबरा गई। उसने ताकत के फर्क की परवाह किए बिना सीधे दाजुआंग पर हमला कर दिया। नैन्सी भी तुरंत उसके साथ जुट गई और दोनों ने मिलकर दाजुआंग पर हमला करना शुरू कर दिया। लेकिन उनके मुक्कों का उस पर कोई असर नहीं हुआ। दाजुआंग ने पलटवार करते हुए पहले नैन्सी को जोरदार मुक्का मारा और फिर शियाओ मेई के पेट पर वार किया। दोनों पूरी तरह कमजोर पड़ गईं और जवाब देने की हालत में नहीं रहीं। इसी दौरान उनकी नजर सोफे पर पड़ी, जहां दाजुआंग उस रात लाया गया तीसरा शिकार बेहोश पड़ा था। वह अभी भी होश में नहीं आई थी। उस लड़की का नाम शियाओ शिया था। वह एक मशहूर इंटरनेट ब्लॉगर थी जिसके सोशल मीडिया अकाउंट पर लाखों फॉलोअर्स थे। दाजुआंग भी उसके उन्हीं फैंस में से एक था। शियाओ शिया अक्सर इंटरनेट पर अलग अलग वीडियो पोस्ट करती थी। वह हर दिन ऐसे वीडियो बनाती थी जिनमें जिंदगी को पूरी तरह खुलकर जीने और हर रोमांचक चीज को आजमाने की बात करती थी। किसी भी नियम में बंद कर मत जियो। शियाओ शिया की यही बातें दाजुआंग की विकृत सोच को पूरी तरह भड़का देती हैं। इसी ने उसके अंदर लड़कियों को किडनैप करके ये खौफनाक मौत का खेल खेलने की इच्छा पैदा की। असल में शियाओ शिया हमेशा से उसका सबसे बड़ा टारगेट थी। शियाओ शिया का स्वभाव काफी ठंडा और घमंडी था। बाहर से आए दो मेल फैंस उसके पास बैठकर बात करना चाहते थे, लेकिन उसने उन दोनों को साफ मना कर दिया। दाजुआंग ने इस घमंडी लड़की को फंसाने के लिए पहले से ही एक परफेक्ट प्लान बना रखा था। उसने सुनहरे चश्मे पहनकर खुद को एक सभ्य और समझदार इंसान के रूप में पेश किया। उसकी बातें बहुत नरम लेकिन असरदार थीं। उसका व्यवहार इतना संतुलित था कि उसकी हर बात शियाओ शिया को प्रभावित करने लगी। धीरे धीरे उसने अपना बचाव छोड़ दिया और खुद ही उसके पास बैठ गई। इसके बाद दाजुआंग ने वही पुराना तरीका अपनाया। उसने शराब में कुछ मिलाकर शियाओ शिया को बेहोश कर दिया और उसे जंगल के बीच बने उसी घर में ले आया। अब तीनों लड़कियां उसके कब्जे में थीं और दाजुआंग आखिरकार अपने सबसे खतरनाक मौत के खेल को शुरू करने के लिए तैयार था। खेल शुरू होने से पहले दाजुआंग ने तीनों लड़कियों के लिए एक शानदार खाना तैयार किया। वह चाहता था कि वे पेट भरकर खाएं ताकि उनके अंदर भागने की ताकत बनी रहे, वरना वे खेल शुरू होने से पहले ही भूख से मर जाती। दाजुआंग को लगा कि उसका बड़ी मेहनत से बनाया गया यह शिकार का खेल अभी भी उतना रोमांचक नहीं था। जब तीनों लड़कियों ने खाना खा लिया तब तक रात हो चुकी थी। दाजुआंग उन्हें घर के बाहर एक खुले मैदान में लेकर गया और धीरे धीरे इस खतरनाक खेल के नियम बताने लगा। उसने उन्हें जंगल के अंदर भागकर छिपने के लिए सिर्फ 15 मिनट थे। अगर सुबह होने से पहले वह उन्हें पकड़ नहीं पाया तो वह तीनों को सुरक्षित घर जाने देगा, लेकिन अगर वह उन्हें पकड़ लेता है तो उनके लिए सिर्फ मौत इंतजार कर रही होगी। इतना कहने के बाद दाजुआंग ने बंदूक हवा में चला दी। गोली की आवाज पूरे जंगल और घाटी में गूंज उठी।
उसी पल तीनों लड़कियों की मौत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। तीनों बिना समय गंवाए पलटकर भागने लगी और पूरी ताकत से जंगल के गहरे हिस्से की ओर दौड़ पड़ी। दाजुआंग ने सच में अपना वादा निभाया और पूरे 15 मिनट तक अपनी जगह से हिला तक नहीं। लेकिन लड़कियों को यह नहीं पता था कि दाजुआंग पहले ही इस पूरे जंगल को एक विशाल मौत की भूल भुलैया में बदल चुका था। उस जंगल में हर जगह जानलेवा जाल बिछे हुए थे और 15 मिनट पूरे होते ही दाजुआंग शिकार पर निकल पड़ा। भागते वक्त लड़कियों ने अपने पैरों के नीचे बनी सफेद लाइन पर ध्यान नहीं दिया। जैसे ही उनमें से एक ने उस पर कदम रखा, जाल तुरंत एक्टिव हो गया। पेड़ के ऊपर से एक बेहद तेज नुकीला लकड़ी का भाला तेजी से नीचे गिरा और सीधा उनकी तरफ आया। किस्मत से नैन्सी ने समय रहते खतरा देख लिया और उसने अपने दोस्त को जोर से नीचे धक्का दे दिया। इसी वजह से वे उस जानलेवा हमले से बच गई। उसी समय 15 मिनट की गिनती खत्म हो चुकी थी। दाजुआंग अपनी राइफल लेकर जंगल के अंदर प्रवेश कर चुका था और अब असली शिकार शुरू हो गया था। जमीन पर पड़े उस नुकीले लकड़ी के भाले को देखकर शिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा कि अगर वे इस जाल को दोबारा सेट कर दें तो शायद इसे दाजुआंग को मारने के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी बीच दाजुआंग लगातार उनके करीब आता जा रहा था। उसने जल्दी ही लड़कियों की लोकेशन पता कर ली, लेकिन दाजुआंग को लगा कि अगर खेल इतनी जल्दी खत्म हो गया तो मजा नहीं आएगा। इसलिए उसने जानबूझकर लड़कियों के पास वाले पेड़ पर गोली चलाई। पेड़ से गिरता हुआ नुकीला भाला उनके बेहद करीब आकर गिरा और इसने उनके दिल में और ज्यादा डर भर दिया। दाजुआंग अपने शिकार के डर का मजा ले रहा था। दूसरी तरफ लड़कियों को भी समझ आ गया था कि लगातार भागते रहना कोई सही रास्ता नहीं है। उनकी ताकत धीरे धीरे खत्म हो रही थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो दाजुआंग उन्हें एक एक करके आसानी से पकड़ लेता। जिंदा बचने के लिए अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, खुद पलटकर हमला करना। नैन्सी ने तुरंत एक प्लान बनाया। उसने शियाओमेई और शिया को उस जाल के पास छिपने के लिए कहा। उसका प्लान था कि वह खुद दाजुआंग को वहां तक लेकर आएगी। जैसे ही दाजुआंग जाल के अंदर कदम रखेगा, दोनों मिलकर ट्रैप को एक्टिव कर देंगे और उस दरिंदे को खत्म कर देंगे। तीनों अलग अलग दिशाओं में बंट गईं और तुरंत अपने प्लान पर काम शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत ने फिर उनका साथ नहीं दिया। जैसे ही शिया ट्रैप की तरफ बढ़ रही थी, उसे अचानक एहसास हुआ कि शियाओमेई उसके साथ नहीं है। मजबूर होकर उसे रुकना पड़ा और वह शियाओमेई को ढूंढने के लिए वापस लौट गई। दूसरी तरफ नैन्सी ने जानबूझकर जोर जोर से दाजुआंग का नाम पुकारना शुरू कर दिया ताकि वह बाहर निकल आए। कुछ ही देर में दाजुआंग पेड़ के पीछे से सामने आ गया, लेकिन उसके पीछे शियाओमेई को देखकर नैन्सी हैरान रह गई क्योंकि वह गायब हो चुकी थी। जिंदा रहने के लिए शियाओमेई पहले ही दाजुआंग को तीनों लड़कियों की पूरी योजना बता चुकी थी। उसे लगा कि अपनी दोस्तों के भरोसे को तोड़कर वह अपनी जान बचा लेगी, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि इस ट्रस्ट गेम में धोखा देने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दाजुआंग को उस पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने अपनी राइफल नैन्सी और शिया की तरफ तान दी और दोनों को आदेश दिया कि वे उसके सामने मौत तक लड़ें। उसने कहा कि जो जीतेगी वही जिंदा बचेगी और जो हारेगी उसकी तुरंत मौत हो जाएगी। अगर दोनों लड़ने से मना करती हैं तो वह दोनों को मार डालेगा। मजबूरी में दोनों को एक दूसरे से लड़ना पड़ा। जिंदा रहने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा रही थीं। एक समय जो एक दूसरे की साथी थीं, अब मौत के डर से आमने सामने खड़ी थीं। लेकिन तभी एक हादसा हो गया। धक्का मुक्की के दौरान नैन्सी का संतुलन बिगड़ गया और शियाओमेई जमीन पर जोर से गिर पड़ी। उसका सिर पास पड़े एक नुकीले पत्थर से टकरा गया। वह वहीं मौके पर दम तोड़ देती है। उसी समय शिया भी वहां पहुंच जाती है। जैसे ही वह शियाओमेई की लाश दिखती है, उसकी आंखें गुस्से और दर्द से लाल हो जाती हैं। तभी दाजुआंग बाकी दोनों लड़कियों के सामने एक चौंकाने वाला सच बताता है। वह कहता है कि असल में शियाओमेई ही उसका पहला असली निशाना थी। बार में पहली बार उसका इरादा शियाओमेई को फंसाने का था, लेकिन वहां उसकी मुलाकात नैन्सी से हो गई, जो अपने गुस्से और बदले की भावना में खुद उसके जाल में फंस गई। बाद में वह पार्किंग में फिर शियाओमेई का पीछा करने पहुंचा। उसने उसे उस लड़के से बचाया जो उसे परेशान कर रहा था और हीरो बनकर उसके सामने आया। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि शियाओमेई इतनी आसानी से खुद उसकी कार में बैठ जाएगी। दाजुआंग के लिए नैन्सी और शियाओमेई सिर्फ उसके इस खतरनाक शिकार खेल की शुरुआत थी। यह सच सुनते ही नैन्सी और शिया गुस्से से भर उठी। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना समय गंवाए दाजुआंग पर टूट पड़ी। दोनों ने मिलकर उसकी राइफल छीनने की कोशिश की और खींचतान के दौरान अचानक बंदूक चल गई। गोली सीधे शियाओमेई की जांघ में जा लगी और तुरंत खून बहने लगा। शियाओमेई को घायल देखकर दाजुआंग के चेहरे पर एक पल के लिए अजीब सा दर्द नजर आया, लेकिन अगले ही पल
वही दर्द गुस्से में बदल गया। उसने नैन्सी को जोर से धक्का दिया, उसका गला पकड़ लिया और उसे बुरी तरह जमीन पर पटक दिया। नैन्सी ने किसी तरह जमीन पर पड़ा एक पत्थर उठाया और पूरी ताकत से दाजुआंग के सिर पर मार दिया। दाजुआंग दर्द से जमीन पर गिर पड़ा। इस मौके का फायदा उठाकर नैन्सी ने श्याओमी से कहा कि वह तुरंत ट्रैप की तरफ भागे और उनके पलटवार वाले प्लान को पूरा करे। नैन्सी खुद पीछे रुक गई ताकि वह दाजुआंग को रोक सके और श्याओमी को समय मिल जाए, लेकिन ताकत के मामले में वह दाजुआंग के सामने बहुत कमजोर थी। वह उसका मुकाबला नहीं कर पाई और बुरी तरह घायल हो गई। दूसरी तरफ श्याओमी अपनी जांघ में लगी गोली के दर्द को सहते हुए किसी तरह ट्रैप की तरफ भागती रही, लेकिन दाजुआंग इस जंगल के हर रास्ते और हर कोने से अच्छी तरह वाकिफ था। उसे पता था कि कौन कहाँ भाग सकता है। जैसे ही श्याओमी ट्रैप की तरफ पहुंची, दाजुआंग नैन्सी को घायल करके उसके पीछे दौड़ पड़ा। उसने अपनी तलवार निकाली और नैन्सी की गर्दन पर वार कर दिया। बेचारी नैन्सी, जो कुछ ही दिनों बाद सफेद शादी का जोड़ा पहनकर अपनी नई जिंदगी शुरू करने वाली थी, गुस्से में लिए गए एक गलत फैसले और एक अजनबी पर भरोसा करने की वजह से अपनी पूरी जिंदगी हार बैठी। जिस शादी के सपने वह इतने समय से देख रही थी, वही सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। अपनी आंखों के सामने नैन्सी को मरते देखकर श्याओमी दर्द और गुस्से से भर उठी। वह दाजुआंग पर चिल्लाई और उसे पागल इंसान कहा। साथ ही वह धीरे धीरे पीछे हटती रही ताकि दाजुआंग को ट्रैप की तरफ खींच सके। दाजुआंग ने उसकी चाल समझ ली, क्योंकि वे सारे चाल उसी ने लगाए थे। उसे लगा कि जमीन पर दिख रही रस्सी ही ट्रैप है और वह इतनी आसानी से बेवकूफ नहीं बनेगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह रस्सी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए थी। असली जाल तो श्याओमी ने उसके पैरों के नीचे घास में छुपा रखा था। जैसे ही दाजुआंग सावधान नहीं था, श्याओमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई तार को जोर से खींच दिया। अचानक साइड से एक बेहद नुकीला लकड़ी का भाला तेज रफ्तार से निकला और दाजुआंग के शरीर को आर पार चीर गया। लेकिन श्याओमी को डर था कि कहीं वह अभी भी जिंदा ना हो, इसलिए उसने जमीन पर पड़ा बांस का डंडा उठाया और बार बार उस पर वार करती रही। जब उसे पूरा यकीन हो गया कि दाजुआंग मर चुका है, तब उसने डंडा नीचे रखा और नैन्सी को देखने के लिए मुड़ी। लेकिन तभी अचानक दाजुआंग ने आखिरी बार हमला किया और श्याओमी का गला पकड़ लिया। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी गंभीर चोटों के बाद भी वह जिंदा होगा। आखिरी मौके पर श्याओमी के हाथ दाजुआंग की पिस्तौल लग गई। उसने तुरंत बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया। उसने एक एक करके सारी गोलियां दाजुआंग के शरीर में उतार दी। इस बार वह दरिंदा हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी के अंत में घायल श्याओमी अपनी जख्मी टांग के सहारे धीरे धीरे उस डरावने जंगल से बाहर निकलती है। उसे एहसास होता है कि सोशल मीडिया पर रोमांच और बेखौफ जिंदगी की बातें करना अनजाने में एक ऐसे पागल इंसान के लिए बहाना बन गया जिसने 2 मासूम लड़कियों की जान ले ली। हालांकि आखिर में हत्यारा मारा गया, लेकिन श्याओमी को पूरी जिंदगी इस बात का गिल्ट रहेगा कि उसकी वजह से नैन्सी और श्याओशिया अपनी जान गंवा बैठी। एक अजनबी पर भरोसा करने वाली नैन्सी और अपने साथियों को धोखा देने वाली श्याओमी दोनों इस पागल खेल की शिकार बन गई। पूरी फिल्म यही दिखाती है कि यहाँ कोई पूरी तरह अच्छा या बुरा नहीं है, लेकिन हर इंसान के फैसले उसका अंजाम तय करते हैं। जल्दी किया गया भरोसा अक्सर खुद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाता है। बिना सोचे समझे लिए गए फैसले ऐसी कीमत वसूल सकते हैं जिन्हें कभी ठीक नहीं किया जा सकता। हमेशा याद रखें, किसी अजनबी पर आंख बंद करके भरोसा मत करें। जो इंसान अचानक हीरो बनकर आपकी जिंदगी में आता है, वही कभी कभी सबसे बड़ा खतरा भी बन सकता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की फिल्म यहीं पर खत्म होती है।